से कम लिखित तौर पे खालिस्तान अलग से सिख राष्ट्र की जो मांग है, कम से कम 90 साल से है। सिर्फ नानक ही हैं जिन्होंने एक तरह से अपना अलग संप्रदाय ना सिर्फ बनाया, उन्होंने तीसरा पंथ बनाया, बाकी उन लोगों में एक प्रकार की भावना भी कि हम कुछ अलग हैं। अब वो अमृतसर का तीर्थ जो है इनफैक्ट वो पहले से एक हिंदू तीर्थ ही था, तो अकबर ने उस चीज़ को इनके हवाले कर दिया और लिखा गया है कि वहाँ जो बैरागी मंदिर जो थे, विष्णु तीर्थ था इंसिडेंटली वो, तो बैरागियों को हटा के इन्होंने अपना वहाँ स्थान पक्का कर लिया। ना मुसलमान पंजाबी को अलग मानता था वहाँ का, ना हिंदू पंजाबी को अलग मानता था। मुसलमान भी उसको वृहद उत्तर भारत की उर्दू के क्षेत्र आज भी देखिए उन्होंने उसको पंजाबी को इसीलिए कोई दर्जा नहीं दिया है। तो हिंदुओं ने कहा कि हमारी तो लिपि देवनागरी रही है, हम उसे क्यों छोड़ें? तो इसमें गोलवलकर बोलते हैं कि ये सब छोटी-मोटी बातें हैं, इनको तो कोई मतलब नहीं है, आपको ये सब त्याग देना चाहिए। तो 1971 में जहाँ इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश युद्ध जीता, उसी के इमीडिएट बाद जगजीत सिंह चौहान पाकिस्तान आते हैं, घूमते हैं भुट्टो के साथ और भुट्टो उन्हें प्लेज करता है कि खालिस्तान आपको मिलेगा ज़रूर और हम जो है ननकाना साहब में आपकी राजधानी बनवा देंगे। जगजीत सिंह चौहान वाज़ कंसिडर्ड अ ट्रेटर बिकॉज़ ऑफ दीज़ एक्ट्स और वो भारत सरकार ने उस पे बैन लगा दिया था। लेकिन मज़ेदार बात देखिए 1977 में जैसे इंदिरा गांधी की सरकार गिरती है, जनसंघ और जनता पार्टी की सरकार जगजीत सिंह चौहान लंदन से आ जाते हैं, दिल्ली में आ जाते हैं, 3 साल रहते हैं। सिर्फ जगजीत सिंह चौहान ही आतंकवादी नहीं भारत आता है। मिजोरम और नागालैंड के भी आतंकवादी जो चिटागोंग हिल ट्रैक्स में पहले 10 साल पहले ट्रेनिंग ले रहे थे, वहाँ से कार्य कर रहे थे, भारत की एजेंसियों के दबाव में और फिर बांग्लादेश बनने के बाद उन सबको 73 के लगभग वो सब भाग के लंदन चले जाते हैं। लंदन वाज़ अ सेंटर फॉर ऑल दीज़ एक्टिविटीज़। वो भी आ जाते हैं भारत। भिंडरावाला का जो उत्थान होता है वो कब हुआ? 1978 में होता है। अगेन ना केंद्र में, ना राज्य में, मैं किसी पार्टी की नहीं बात कर रहा लेकिन एक तथ्य ये है कि जनता पार्टी अकाली दल की सरकार वहाँ थी और जनता पार्टी जनसंघ की सरकार यहाँ थी केंद्र में। तो इस समय उसका उत्थान होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जनसंघ जनता पार्टी की नाकारा नीतियों के कारण वो वहाँ चढ़ा। और वैसे तो हम हर व्यक्ति जानता है कि एकदम चौकीदार चुस्त-दुरुस्त एकदम सज्ज है। वो यहाँ से बैठे चारों दिशाओं में अखंड सब कुछ उसको पता रहता है। ये अमृतपाल सिंह कैसे आ गए और घूम रहे हैं पूरी जगह-जगह और बहुत ही गंदे-गंदे वीडियोज़ हैं उसके अमृतपाल सिंह के। तो इसमें ही एक ये एसीवाईपीएल था। एसीवाईपीएल की वेबसाइट में है कि इट हैज़ टू प्रोपेगेट द अमेरिकन आइडियाज़। अमेरिकन आइडियाज़ को विभिन्न देशों में प्रसारित करने का खुले तौर पे बोल रहा है। इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है और एसीवाईपीएल आपको बुलाता है। आपको बुला के आपको ट्रेन करता है, आपको पढ़ाता है, बिठाता है, घुमाता है। हमारे भाई साहब तो स्वयं बोल रहे हैं ना, चुस्त-दुरुस्त सज्ज, चौकीदार स्वयं बोल रहे हैं, मैं तो घूम आया। अभी तक हमारी जनता ने अब यही चीज़ मान लो राहुल गांधी बोल रहे हैं या केजरीवाल बोल रहे हैं या ममता बोल रहे हैं कि मैं तो चीन ने मुझे बुलाया, मैं चीन घूम आई। एक बार नहीं 4 बार घूम आई। संघ में हालाँकि हम लोग जब जाते थे बचपन में विश्व हिंदू परिषद जयपुर में तो ओ हिंदू अब तो जाग देशा में लागी आग। बस इतना बोल अरे तो ये कौन सी आग कम है? वाजपेयी वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू गो टू एसीआईपीएल इन 1960। इंदिरा गांधी वाज सेकंड वन इन 1961। प्रकाश नारायण तो खुले तौर पे सीआईए की संसद सीसीएफ काउंसिल फॉर कल्चरल फ्रीडम जो सीआईए ने स्थापित की थी विश्व में जिसका हेडक्वार्टर था पेरिस उसका ही वाज द प्रमुख। 1950 या 55 में जब उसकी प्रथम बैठक हुई बर्लिन में वन कैन इवन सी दैट थिंग कि वो वहां बैठे हुए हैं मोरारजी देसाई। सिमूर हर्ष ने इनके खिलाफ पेपर में लिख दिया था ये सीआईए से पैसा लेते हैं और इन्होंने फिर उन पे दावा दायर किया शिकागो की कोर्ट में और ये दावा वो हार गए। तो वैसे में आपका हिंदुओं के लिए क्या संदेश है? बच्चे पैदा करें। 16 साल तक तो बालपन है। 16 से 24 साल के बीच में एंजॉयमेंट का समय शुरू हो गया कॉलेज ये उधर मटर गश्ती ये वो मटर गश्ती के बाद अब नौकरी लगनी है 26 साल पे 25-26 साल पे तो एस्टैब्लिश होना है एंजॉयमेंट एस्टैब्लिशमेंट अब एस्टैब्लिश होंगे 4 साल और उनसे उस समय पूछा जाए माता पिता से भी बच्चों से भी आप विवाह क्यों नहीं कर रहे पहले एस्टैब्लिश तो हो जाए ऐसे कैसे ना नौकरी ना चाकरी है अच्छा नौकरी के लिए 6 महीना तो चाहिए नौकरी हो गई तो पैसा कमाना है, मकान कमाना है, इसलिए जैसे एस्टैब्लिशमेंट लड़की आएगी या तो वो कहाँ रखेंगे और लड़की भी वहीं विवाह करेगी जहाँ ऑलरेडी बैंक बैलेंस ऐसे देखेगी, दिखा अपना बैंक बैलेंस। यही 40 साल पहले अगर बोला जाता, तो बोलते हैं डाउरी ये तो बड़ा लालची ग्रूम है या लालची जो है, लेकिन अब लड़की अच्छा बैंक बैलेंस कितना है ज़रा दिखाओ तो, फॉरेन ट्रिप पे ले जाओगे या नहीं, हनीमून पे कहाँ जाएँगे? और जो शादी हो गई तो फिर बच्चा, शादी के अभी तो सेटल हो जाने दो, अभी तो लेट अस नो ईच अदर 2-3 साल और जान लें। तभी एक हो गई है एंड भारतीय हिंदुओं की अर्बन हिंदूज की विश्व में सबसे खराब ग्रोथ रेट है फर्टिलिटी रेट है विश्व में ईस्ट यूरोपियन देशों के समकक्ष या उससे भी नीचे स्थिति आ गई है। अधिकांश आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए जो 30 वर्ष की आयु में विवाह हो रहा है और 35 वर्ष की आयु
नमस्कार, पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड में आपका स्वागत है। आज हम आ पहुँचे हैं डॉक्टर शिल्पी तिवारी के पास। सर नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड में। नमस्ते, नमस्ते पुष्कर जी। तब सर ये बताइए, आप अक्सर खालिस्तान पर और सिख साहित्य पर लिखते रहते हैं ट्विटर पर और कई आपकी टॉक्स भी हैं इन विषयों पर। तो मैं आपसे सीधा एक प्रश्न करना चाहता हूँ, जो मेरे मन की एक बहुत गहरी शंका है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि खालिस्तान की जड़ कहाँ पर है? खालिस्तान की उपज के बीज कहाँ पाए जाते हैं? पुष्कर जी, आपका प्रश्न बहुत ही सामयिक है और इस चीज़ को लोगों ने एप्रिशिएट नहीं किया इस प्रश्न को कि ये कहाँ है। लोगों का मानना है कि ये तो भिंडरांवाले की देन है। लेकिन ये बहुत ही सुपरफिशियल और बहुत ही जिसे कहते हैं ना खोखला ज्ञान है, या जिस अगर कवर अप करना है तो बोल दो भिंडरांवाले की देन है। क्योंकि इस विचारधारा का जो स्रोत है, ये सिर्फ़ अभी का नहीं है। कम से कम लिखित तौर पे खालिस्तान अलग से सिख राष्ट्र की जो माँग है, ये कम से कम आज हम लोग 2024 है, तो कम से कम 90 साल से है। ये 1930 में भी थी, 1940 में भी थी, 1950 में भी थी, तो ये तो आधुनिक युग में ही ये थी। लेकिन उन अगर 1930 में भी थी, तो क्यों थी? उसका कोई कारण रहा होगा, जड़ रहा होगा, क्योंकि जैनियों ने उस समय नहीं माँग की। अगर हिंदुओं के अन्य पंथ हैं या कोई भी है, किसी ने माँग नहीं की, तो सिर्फ़ सिखों ने क्यों माँग की? तो इसका अर्थ ये है कि कहीं न कहीं उनकी विचारधारा में कहीं कुछ आता होगा। तो विचारधारा के नाम पे अगर हम देखें, तो राष्ट्र की अवधारणा क्या है, देश की अवधारणा क्या है, नेशन क्या होता है, कंट्री क्या होता है, कौम क्या होती है? क्योंकि इन लोगों में कौम हमारी एक कौम है, ये कौम शब्द इनमें बहुत प्रचलित है और ये अभी से नहीं पहले से। देखिए इनका शुरुआत ही हुई है कि ना हम हिंदू, ना हम मुस्लिम कह के इन्होंने शुरू किया। हम तीसरे ही तीजा पंथ हैं, तीसरे लोग हैं। ना हम हिंदू, ना हम मुसलमान। हम तीसरे पंथ हैं, फिर वो पंथ कौम बन गया। तो इसकी उपज मेरा मानना है और ये तथ्यों के साथ साबित किया जा सकता है कि इसका जो देखिए कोई भी फल आज जो आप देख रहे हैं किसी भी रूप में वृक्ष है, फलदार वृक्ष है, उसका एक बीज होता है, उस बीज को सिंचित होगा, पोषित होगा, किसी उर्वरा जमीन में जब वो स्थापित होगा, तो उसमें पहले छोटा-सा कलगी निकलेगी, फिर पौधा बनेगा, वृक्ष का रूप लेगा और समय आने पे फिर फूल और फिर उसमें फल लगेंगे। जैसा अच्छा मौसम आया तो। तो इसका बीज तो कहीं न कहीं रहा होगा और उसको समय के साथ पोषित, पल्लवित हुआ है। तो मेरा मानना है देखिए, ये हम अलग हैं और हमारा दृष्टिकोण अलग है। ये जो एक सेपरेशन का जो स कांसेप्ट है, ये तुलसी ने अपने काव्यों में नहीं लिखा कि हम अलग हैं। कबीर जो है निराकार गुणी हैं, उन्होंने नहीं लिखा। रैदास ने नहीं लिखी। अच्छा ये सब उसी काल के हैं। मीराबाई तो भक्ति में थीं, उन्होंने भी जनता के बीच भक्ति का ये सब अ, नानक के समय के हैं, थोड़ा-सा 10-20 साल पहले, 10-20 साल बाद। सिर्फ़ नानक ही हैं जिन्होंने एक तरह से अपना अलग संप्रदाय ना सिर्फ़ बनाया, उन्होंने तीसरा पंथ बनाया, बाकी उन लोगों में एक प्रकार की भावना भी की कि हम कुछ अलग हैं। अब वो कुछ धीरे-धीरे, धीरे होता हुआ, एक बार आपने अगर अपने बालक में, अपने किसी भी व्यक्ति में डाल दिया कि हम अलग हैं, हम आप जैसे नहीं हैं, तो फिर वो किसी न किसी समय के अनुसार, प्रवाह के अनुसार वो होना ही था। देखिए नानक के समय में भी ये शुरू हो गया था कि हम जो है हमारा जो भविष्य है, जो हमारा समय जो हम वो जो भी उनका निर्धारण होगा, वो हिंदू और मुसलमान दोनों से अलग रूप में हमारी ये एक धारा बहेगी। फिर आगे देखिए राष्ट्र अब हमने नेशन ये तो आइडिया था अलग। अब नेशन, कंट्री, राष्ट्र, देश, कौम इन सब को अब जब विचार करते हैं कंट्री मीन्स एक क्षेत्र, उसी को हिंदी में देश कहा जा सकता है। इट इज़ जस्ट अ लैंड एरिया। भारत का एक देश है, लैंड एरिया, लेकिन भारत में जब वहाँ की संस्कृति, भाषा, धर्म, भोजन, विचारधारा, भावना ये सब जब आती है और उस संस्कृति में जब एक ऊर्जा आती है तो उसको राष्ट्र बोला जाता है।
तो वो अच्छा, ये स्वामी करपात्री जी ने राष्ट्र की अवधारणा पे अच्छा खासा लिखा भी है। तो उसमें और चाणक्य और अलग-अलग जो महाभारत के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके आधार पे उन्होंने राष्ट्र की अवधारणा का वर्णन किया है। इवन आज अगर हम गोलवलकर की बात करें तो वो भी बोलते हैं कि भाषा, धर्म इत्यादि, ये संस्कृति, इस तरह से। लेकिन इन सब में एक भावना जो है, कॉमन भावना जी, आपकी जी, होनी जी। चाहिए, वो अब देखिए, जब इन्होंने एक शुरू में एक भावना डाली, हम अलग हैं। अब अलग के और क्या-क्या पैमाने होते हैं, आपको अलग दिखना पड़ेगा, आपको अलग बोलना पड़ेगा, आपको अलग रहन-सहन दिखाना पड़ेगा। अब आपका अलग तरह से जीवन यापन करना पड़ेगा, अलग संस्कृति दिखानी पड़ेगी। तो नानक के बाद क्रमशः अलग-अलग सोपान जो हैं, इसके हम देखने को हमें मिलता है। जैसे दूसरे, तीसरे गुरु के समय में फिर उन्होंने अपनी भाषा बदलने का प्रयास किया। अभी तक जो है स्क्रिप्ट, भाषा वृहद हिंदी का ही रूप थी, स्क्रिप्ट अलग नहीं थी। उन्होंने कहा अब हमारी स्क्रिप्ट अलग होगी, इट इज़ अ मेजर चेंज। आप में और हम में, अब जैसे मुसलमान और हिंदू में एक बहुत बड़ा जो था वो उर्दू का था। हम हिंदी हैं, वो बोलेंगे हम उर्दू हैं, तो हमारी भाषा अलग हो गई। तो इन्होंने भी कहा अब हम गुरुमुखी, नाम भी डाला गुरुमुखी, ठीक है? अभी क्षेत्र का इन्होंने कुछ निर्धारण नहीं किया है, लेकिन एक इट वाज़ अ मेजर चेंज कि अभी भाषा में हम बदलाव करेंगे। कौन से गुरु के समय की बात है? ये तीसरे गुरु हैं, अमरदेव। तो अब आपने भाषा बदलने का प्रयास किया। अभी तक आपके जो सांस्कृतिक विरासत थी, संस्कार थे, उठना, बैठना, खाना कैसे करना है, वो एक वृहद हिंदू परिवारों से सबसे, तो वही एज़ इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है? तो आपके नाम वैसे रहेंगे, आपके पूजा पद्धति लगभग वैसी रहेगी, आपकी बर्थ के सेरेमनी जो 16 संस्कार, देखिए संस्कार अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आफ्टर ऑल हाउ डू यू डिटरमिन अ पर्सन इज़ अ हिंदू और अ मुस्लिम और अ क्रिश्चियन और अ बौद्ध? वो सबसे पहले प्रहार वो उस पे होता है कि आपकी बर्थ राइट, आपकी मैरिज राइट, आपकी पासिंग ओवर राइट, जीवन के विभिन्न जो चरण हैं, वो कैसे उनको संस्कारित करें, तो वो उस अनुसार डिटरमिन होते हैं। कोई उसे दफनाएगा, कोई उसे पंचाग्नि में समर्पित करेगा, कोई अलग-अलग प्रकार से। तो अभी तक आपका ये था, लेकिन भाषा आपने बदली, उसके बाद आपने क्रमशः अपने आनंद कारज और इस तरह से विवाह पद्धतियाँ, पैदा होने के रीति-रिवाज, मृत्यु के रीति-रिवाज बदलने शुरू किए। फिर आपने धीरे-धीरे, जैसे भाई गुरदास भल्ला जो हैं, लगभग ये आप मानो अकबर का जो कालखंड खत्म होता है 1600 के लगभग मोटा-मोटा, तो 70-80 साल का हमने देख लिया प्रवाह। तो अब ये है, उन्होंने इनिशियल रहतनामा डालने लगे कि आपको ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। एंड मोस्ट ऑफ द ऐसा करना, ऐसा नहीं करना से वो आप हिंदुओं से अलग अपनी पहचान बनाने के रूप में हो गए। अब आपने अपने धर्मस्थल बदलने का प्रयास किया। वो चौथे गुरु के समय हो गया। अभी तक आप मान लीजिए कहीं पिलग्रिमेज पे जाना है, तो आप हरिद्वार जाते थे या ज्वालामुखी जाते थे, जो वहाँ क्षेत्र के बगल में है। अब आपने कहा वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। नया आपका ये है, जो उन्होंने अमृतसर में स्थापना की। तो अमृतसर आपने केंद्र बना दिया धार्मिक गतिविधि का। अब आपको काशी या मथुरा या अयोध्या या हरिद्वार या गंगा से मतलब नहीं है। अब आपको आपका अपना अलग बन गया। तो इस तरह से क्रमशः देखिए, आपने अपनी भाषा पे कंट्रोल किया, अलग किया। जो स्थानीय हिंदुओं की जो भाषा थी, उनसे आप अलग हो गए ना। स्थानीय हिंदुओं परिवारों से आप आए और आपने अलग अपना तीर्थ स्थान का चयन किया। अब वो अमृतसर का तीर्थ जो है, इनफैक्ट वो पहले से एक हिंदू तीर्थ ही था, तो अकबर ने उस चीज़ को इनके हवाले कर दिया और लिखा गया है कि वहाँ जो बैरागी मंदिर जो थे, विष्णु तीर्थ था इंसिडेंटली वो। हरमंदिर साहब। तो बैरागियों को हटा के इन्होंने अपना वहाँ स्थान पक्का कर लिया। तो आपने तीर्थ अपने अलग किया, आपने अपनी भाषा अलग की, आपने अपना विचार पहले से ही अलग किया। साथ के साथ अब आपने एक नई बुक, अभी तक आप शुरू में आपने वेदों को रिजेक्ट किया कि ये सब, आपने ब्राह्मणों को रिजेक्ट किया कि ये सब पाखंड है, इनकी पूजा पद्धति ठीक नहीं है। अब आपने उसको कैनोनाइज़ किया, लीगलाइज़ किया, स्क्रिप्चराइज़ किया रिटन तौर पे। तो आपने चौथे गुरु ऑनवर्ड्स 5वें गुरु तक फिर आपने एक पुस्तक
अपनी प्रकाशित लिखनी प्रारंभ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जो आज जानी जाती है। तो अब आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से अलग, उसी के अनुसार अब पूरा जीवन शैली हो गई। आपने बाकी अन्य वैचारिक और बाह्य रूप आपने अलग किए। तो इस तरह से क्रमशः गुरुओं के समय से ही ये बीज था और उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर स्टेप पे एक नया आपने डिवीज़न जो भी है। तो अल्टीमेटली जब आप इतना अलग हो जाओगे तो फिर आपका यही रहेगा कि व्हाई टू लिव विद देम? वी हैव आवर ओन हम अलग हैं, हम सुपीरियर हैं जो भी हैं, हम अलग हैं, हमारा अलग हर चीज़ होना चाहिए। तो अल्टीमेटली व्हाई नॉट अ लैंड ऑफ आवर्स ओन? वी कैन नॉट लिव विद अदर्स, और अगर रहेंगे तो हमारा सुप्रीमेसी होनी चाहिए, हमारी चलनी चाहिए। तो अल्टीमेटली वही होता है कि हम अब हमारा जीवन तो अलग है ही, हम अलग कौम हैं। और उन्होंने कई बार लिखा कि हम अलग कौम हैं, तो हमारा जो स्थान है, हमारा जो राज्य है, अगर वो ना मुसलमानों के अंडर पाकिस्तान में रह सकता है, ना हिंदुस्तान में रह सकता है, तो हम एक अलग राज्य। तो ये 1930 में इन्होंने फॉर्मली ये सब डिक्लेयर किया। 1930 में जो है, एक डॉक्टर वीएस भाटी थे या भट्टी थे, तो उन्होंने 40 पेज का एक पैम्फलेट जारी किया और लिखा कि उन्होंने खालिस्तान शब्द को लिखा, और खालिस्तान हमारा जो भी है ऐसा होगा, और हमें ये एक अलग चाहिए, क्योंकि उसी समय देखिए 1930 का 29 का रेज़ोल्यूशन था शायद कांग्रेस का, जो लाहौर में हुआ था, जिसमें नेहरू बोलते हैं कि वो देश के लिए हमारा एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। उसी समय मुस्लिम लीग का भी शुरू हो गया था, तो इन्होंने भी उसी समय बोल दिया। और फिर इट इज़ री-एम्फसाइज्ड इन द अकाली स्टेटमेंट्स एंड अंडर मास्टर तारा सिंह, और उन्होंने उसको आज़ाद पंजाब का नाम दिया। जब ये सब डिवीज़न हो रहा था, जब लगभग उन क्रिप्स मिशन में के बाद पता ही चल गया कि अब तो अलग होना है, तो इन्होंने कहा हम यहाँ नहीं रह सकते, हम वहाँ नहीं रह सकते, हमें एक आज़ाद पंजाब चाहिए। और इन्होंने कहा आज़ाद पंजाब का अर्थ हम ऐसा लगाएँगे कि ब्यास नदी के इधर उत्तर में और झेलम नदी के पश्चिम में, झेलम और ब्यास या सतलज के बीच का जो क्षेत्र होगा, ये हम अपने पास रखेंगे। मतलब मोटे-मोटे तौर पे आप बोलिए कि लाहौर और अमृतसर का क्षेत्र और उसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हम रखेंगे, और इसमें किसी का बोलबाला नहीं होगा। इसमें 40% हिंदू रहेंगे, 40% मुसलमान होंगे, उस समय की जनसंख्या, और 20% हम होंगे। तो इट वाज़ अ वेरी क्लेवर मूव इन फैक्ट तारा सिंह। वो सोच रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू भिड़ते रहेंगे और हम बीच में बैलेंसिंग पावर रहेंगे एज़ एन पर। जैसे उसका एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल, इन लोगों ने एक पैक्ट भी किया था, बलदेव सिकंदर हयात पैक्ट, जो 1942 में था। सो दे वर अकालीज़ वर वेरी इन फेवर ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रिटिश राज, और वो ब्रिटिश रिपोर्ट्स में ही लिखा हुआ है, जो वहाँ के पुलिस रिकॉर्ड्स हैं, कि दे आर वेरी, वो सीक्रेट सीआईडी रिपोर्ट्स में भी है, अर्ली 1900s में, और बाद के में भी है कि they are quite loyal to the crown and they are helpful to us. तो सिकंदर हयात पैक्ट was an example मंकी बैलेंसिंग का, कि इधर भी करो उधर भी करो। सो ये उस समय, और जब आजाद पंजाब की मांग रिजेक्ट हो गई दोनों तरफ से, क्योंकि मुस्लिम लीग तो कट्टर, उसने तो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, और इधर कांग्रेसियों ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस समाज का जो नेतृत्व था। अंग्रेज़ों ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया कि वी कैन नॉट, अभी ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि इट्स बेटर टू बी इन इंडिया एंड हैव आवर ओन से, रादर देन वहाँ दे फेल्ट थ्रेटन्ड इन अ मुस्लिम स्टेट रादर देन अ हिंदू स्टेट, हिंदू मेजॉरिटी स्टेट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भारत जो है सेक्युलर सेक्युलर रूप में स्थापित हुआ। अच्छा, तो आज़ाद पंजाब को फिर इन्होंने पंजाब सूबा के नाम से, सिख सूबा पहले बोला, फिर पंजाब सूबा बोला। तो पंजाब सूबा, सिख सूबा के नाम से इन्होंने 1950 से फिर आंदोलन किया, कि बेसिकली उसका एम था कि जहां हमारा, और उस समय के स्टेटमेंट्स हैं, उस समय के रिकॉर्ड्स हैं, कि सिखों के साथ नाइंसाफी होती है, हम उन पहचान जो है गड़बड़ हो जाती है, हमारी भाषा जो है बन नहीं पाते, भाषा का बड़ा वो है। अब भाषा के 2 आयाम होते हैं, एक बोलना और एक लिखना, 2 आयाम होते हैं, और उसकी वोकैब्युलरी। तो भाषा तो पहले से ही थी, वृहद हिंदी को इन्होंने काट के एक अपना अलग, देखिए
न मुसलमान पंजाबी को अलग मानता था वहाँ का, न हिंदू पंजाबी को अलग मानता था। मुसलमान भी उसको वृहद उत्तर भारत की उर्दू के क्षेत्र, आज भी देखिए उन्होंने उसको पंजाबी को इसीलिए कोई दर्जा नहीं दिया है, ऑफिशियल दर्जा पश्चिमी पंजाब में। हिंदू जो हैं सैकड़ों वर्ष से उन 1800 में, 1900 में, 1700 में देवनागरी का ही प्रयोग करते रहे हैं। और हरियाणवी बोली को आप पंजाबी जो ये लुधियाना की बोली है उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन इधर देवनागरी में वो हिंदी बोली माना जाता है, उधर उसको बोलते हैं "हाँ, ये हमारी नई भाषा है, ये पंजाबी है"। तो इस पे बहुत बड़ा विवाद हुआ और इस पे बहुत बड़ा युद्ध एक तरह से हुआ, बहुत अत्यधिक वायलेंस भी हुआ और बहुत ही कटुता के साथ पंजाबी एक सूबा विभक्त हुआ, which in fact was a creation of a Sikh majority state. क्लेवरली इट वाज शुरू में सिख मेजॉरिटी नाम से उन्होंने किया था, लेकिन अंबेडकर ने इन लोगों को सलाह दी सिख रिलीजन के आधार पे आप मांगोगे तो नहीं मिलेगी, और ये बैठक हुई 1950 में, शायद 49 में अंबेडकर के साथ हुई है। तो सिख नेताओं को उन्होंने सलाह दी आप धर्म के बजाय भाषा के नाम पे करिए, तो वो ज्यादा ग्राह्य रहेगा राष्ट्र सरकार को। तो उन्होंने फिर उसको पंजाबी सूबा नाम दिया। और फिर एक जब विभिन्न स्तर पे ये सब नेगोशिएशन हो रहे थे, तो कहा गया क्या कौन-कौन से क्षेत्र होंगे? भई पंजाब वाज़ ऑलरेडी अ डिफरेंट सूबा, तो व्हाई वेयर यू डिमांडिंग अ डिफरेंट स्टेट? बिकॉज़ दे वांटेड अ सेपरेट स्टेट वेयर उनकी मेजॉरिटी हो। अब उनकी मेजॉरिटी में फिर उन्होंने ऐसे ही डिमार्केट किया जो आज का है, जहाँ की धार्मिक आधार पे हमारा वर्चस्व रहे। अब वह वर्चस्व भी हो गया, फिर झगड़ा हुआ कि पंजाबी को किस लिपि में लिखी जाए, तो हिंदुओं ने कहा कि हमारी तो लिपि देवनागरी रही है, हम उसे क्यों छोड़ें? तो इसमें गोलवलकर बोलते हैं कि ये सब छोटी-मोटी बातें हैं, इनको तो कोई मतलब नहीं है, आपको ये सब त्याग देना चाहिए। तो पंजाबी सूबा बोलिए फिर गोलवलकर हिंदुओं को बोलते हैं हाँ, कि आपको देवनागरी त्याग देनी चाहिए। त्याग देनी चाहिए और जो इनकी डिमांड है इट इज़ वेरी लेजिटिमेट, तो इसको एक्सेप्ट करो, आखिर वो हमारे भाई हैं, तो उनके लिए इतना तो छोटा-मोटा त्याग कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रेम के लिए हर चीज़ किया जाना चाहिए। तो 1966 में अल्टीमेटली अच्छा नेहरू को हम कितना भी गाली दें बट नेहरू केप्ट फर्म कि हम रिलिजन बिकॉज़ इट इज़ अ वे टुवर्ड अ सेपरेट कंट्री देन। हुँ। एंड आप उसको किसी भी रूप में प्रस्तुत कर लें, लेकिन वो डी फैक्टो एक रिलीजियस स्टेट बनेगा। भई कश्मीर में ऑलरेडी था, व्हाई क्रिएट अनदर वन? तो ही उन्होंने काफ़ी उस चीज़ को इंदिरा गांधी ने आते ही अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने ना सिर्फ उत्तर-पूर्व में देश असम को तोड़ा, मिज़ोरम बनाया, मेघालय बनाया, नागालैंड बनाया, बल्कि इधर भी ये बना डाला। तो लेकिन उस इन जितने राज्य कटे, सब में कुछ न कुछ फिर सेडिशन मूवमेंट शुरू हो गया। नागालैंड में भी चला, मिज़ोरम में भी चला, मेघालय में भी चला और पंजाब में फिर 67-68 आते-आते जगजीत सिंह चौहान ने खुले तौर पे खालिस्तान की डिमांड शुरू कर दी, इंग्लैंड चला गया और फिर 70 में उन्होंने लंदन में, बर्मिंघम में अपने एक कौन देवेंद्र परमा पता नहीं कौन एक दूसरा व्यक्ति भी था उसके साथ मिलके बाकायदा खालिस्तान राज्य की फ्लैग अनफर्ल करते हैं वो लंदन में, घोषणा करते हैं एंड देन मोबिलाइज़ करते हैं पूरा डायस्पोरा को धीरे-धीरे विदिन 10 इयर्स जो है, जगजीत सिंह चौहान जो हैं, उनके नेतृत्व में एक सॉलिड खालिस्तानी जो आइडियोलॉजी जो पहले भी नेसेंट थी लेकिन अभी दबी पड़ी थी, उसमें उन्होंने ऊर्जा का संचार किया और लोगों के बीच में जो भी बात प्रस्तुत की और इसमें विदेशी शासकों का, विदेशी एजेंसियों का तो अच्छा खासा नाम रहा ही होगा काम। 1971 में जहाँ इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश युद्ध जीता, उसी के इमीडिएट बाद जगजीत सिंह चौहान पाकिस्तान आते हैं, घूमते हैं भुट्टो के साथ और भुट्टो उन्हें प्लेज करता है कि खालिस्तान आपको मिलेगा ज़रूर और हम जो है ननकाना साहब में आपकी राजधानी बनवा देंगे। तो ये उनको ये दिस इज़ व्हाट जगजीत सिंह चौहान एक्चुअली सेज़ सब्सिक्वेंटली इन इंटरव्यूज़। तो विदेशी लोगों का अच्छा खासा हाथ रहा इसमें। मज़ेदार बात ये है कि इन स्पाइट ऑफ दीज़ अच्छा Jagjit Singh Chauhan was considered a traitor because of these acts.
और वो भारत सरकार ने उस पे बैन लगा दिया था। लेकिन मज़ेदार बात देखिए 1977 में जैसे इंदिरा गांधी की सरकार गिरती है, हटती है, चुनाव में जनसंघ और जनता पार्टी की सरकार, जगजीत सिंह चौहान लंदन से आ जाते हैं, भारत में। दिल्ली में आ जाते हैं, 3 साल रहते हैं। सिर्फ जगजीत सिंह चौहान ही आतंकवादी नहीं भारत आता है, मिजोरम और नागालैंड के भी आतंकवादी जो चिटागोंग हिल ट्रैक्स में पहले 10 साल पहले ट्रेनिंग ले रहे थे, वहां से कार्य कर रहे थे, भारत की एजेंसियों के दबाव में और फिर बांग्लादेश बनने के बाद उन सबको 73 के लगभग वो सब भाग के लंदन चले जाते हैं। लंदन वाज अ सेंटर फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज। वो भी आ जाते हैं भारत। तो दिस इज हाउ वी हैव बीन प्लेड विथ। मैं ये तो एक साइड का एक वो है, लेकिन आप टाइमलाइन देखिए, 77 वो और हमारे ये हटे, वो आए, फिर जब 3 साल बाद फिर ये हटे तो गए, फिर वो वापस गए। फिर वो वापस गए। तो आपका जो प्रश्न कि इसकी क्या है, तो ये अलग-अलग चरणों में किसी ने थोड़ा-सा ऐसे, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, किसी ने वैचारिक रूप से अलग अपनी पहचान बनाई, किसी ने भाषाई तौर पे अलग पहचान बनाई। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि रहतनामों में, सिख रहतनामों में सीधे-सीधे तौर पे लिखा हुआ है कि आप साड़ी नहीं पहनोगे, स्त्रियाँ हैं तो। आप धोती नहीं पहन सकते, अगर आप सरदार हो तो आप धोती नहीं पहनोगे। ये अच्छा। लिखित तौर पे है। तो इसके पीछे क्या अवधारणा रही होगी, ये दर्शकों को अपने आप में सोचने की और समझने की बात है। तो जब आप इतने माइक्रो डिटेल में डिटरमिन करते हो, तो लैंड, अ सेपरेट लैंड फॉर मी, इट इज़ अ फोरगोन कंक्लूजन। और आप देखिए कि खालसा शब्द तो गोविंद सिंह के एरा में आ गया, और उन्हीं के समय में 1600 में, 1700 में जब खालसा स्थापित हुआ 1699 में बैसाखी के दिन, तो बोला ही गया कि राज करेगा खालसा। ये अभी का वो नहीं है, तब का है। मतलब 1700 अगर हम मोटा-मोटा मान लें तो आज 324 साल हो गए। 324 साल पहले राज करेगा खालसा, जो कि नंदलाल गोयन के विशुद्ध इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। सर, आपने जैसा कि बताया कि जनसंघ और जनता पार्टी की सरकार आने के साथ ही 77 में खालिस्तानी लंदन से दिल्ली आ गए, और जितने अलग सेपरेटिस्ट थे, मूवमेंट चल रहे थे, उनके नेता भी भारत आ गए। और जैसे ही सरकार वापस गई, इंदिरा गांधी की सरकार पुनः सत्ता में आई, सब लोग वापस लंदन भाग गए। लेकिन एक बहुत आम धारणा यह है कि इस खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने में सबसे बड़ा हाथ इंदिरा गांधी का स्वयं था। भिंडरावाले को इतना पावरफुल बनाने में इंदिरा गांधी की अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। यदि वे ना चाहती तो खालिस्तानी मूवमेंट कभी इतना उग्र नहीं होता जितना हो गया एक समय, कि उसने स्वयं इंदिरा गांधी की जान ले ली, भारत के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो टाइमलाइन हम लोगों ने डिस्कस, अगर हम लोग सिर्फ टाइमलाइन की डिस्कस करें, 77 में आना जगजीत सिंह चौहान का जनता पार्टी के उसमें, तो व्हाई डिडंट जनता पार्टी एक्ट अगेंस्ट हिम? व्हाई वाज ही गिवन अ फ्री रन फॉर 3 इयर्स? एंड सब्सिक्वेंटली जैसे ही वो जाता है 1980 में, जब इंदिरा गांधी सरकार पुनः आती है, अब हम किसी को एट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टाइमलाइन बताते हैं। तो वो तुरंत वहां जाके फॉर द फर्स्ट टाइम खालिस्तानी गवर्नमेंट की घोषणा करते हैं 1981 में। उसके साथ कौन था वो दूसरा, क्या था वो, उसने भारत में डिक्लेयर किया, और उसका जो साथी है जगजीत सिंह चौहान है, उसने वहां डिक्लेयर किया। तो जो इंदिरा गांधी का रोल इन सपोर्ट ऑफ भिंडरांवाले जो बोला जाता है, उसका कोई तथ्य नहीं है, शून्य तथ्य है, आधारहीन है, और ना किसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से पता चलता है। ज़ैल सिंह जो इंदिरा गांधी के अंदर मंत्री थे 1980 के बाद, हम्म। वो आते हैं। अब देखिए आप, भिंडरांवाले चढ़े कब? भिंडरांवाला का जो उत्थान होता है वो कब हुआ? 1978 में होता है। अगेन, ना केंद्र में ना राज्य में, मैं किसी पार्टी की नहीं बात कर रहा, लेकिन एक तथ्य ये है कि जनता पार्टी अकाली दल की सरकार वहां थी, और जनता पार्टी जनसंघ की सरकार यहाँ थी केंद्र में। तो इस समय उसका उत्थान होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जनसंघ जनता पार्टी की नाकारा नीतियों के कारण वो वहां चढ़ा।
2 साल आपने उसके विरुद्ध कोई भी कार्य ढंग का नहीं किया। तो आप जब आपने 2 साल तो बहुत होता है। आप वही अमृतपाल सिंह को तो 1 साल में कितना चढ़ गया था। अमृतपाल सिंह अब उस चीज़ को इससे कंपेयर करें, अमृतपाल सिंह आते हैं मोदी जी के शासन में और वैसे तो हम हर व्यक्ति जानता है कि एकदम चौकीदार, चुस्त-दुरुस्त एकदम सज्ज है। वो यहाँ से बैठे चारों दिशाओं में अखंड सब कुछ उसको पता रहता है। ये अमृतपाल सिंह कैसे आ गए और घूम रहे हैं पूरी जगह-जगह और बहुत ही गंदे-गंदे वीडियोज़ हैं उसके अमृतपाल सिंह के। एंड व्हाट डज़ अमृतपाल सिंह डू? ही टेक्स ओवर विरसा पंजाब डे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड हू वाज़ द प्रीवियस लीडर ऑफ विरसा पंजाब डे? अ पर्सन मर्डर्ड लेटर ऑन, जो है एक्सीडेंटेड, जो भी एक्सीडेंट में जिसकी मृत्यु हो गई, दीप सिद्धू। और दीप सिद्धू कौन है? जो वहाँ खालिस्तानी झंडा लगाए जिन्होंने, और फिर जो कि भाजपा से उनके दलबहियों की अच्छी खासी वो रही है। तो अब इस चीज़ को उससे पैरिटी देखिए पुराने उससे। द सेम थिंग हैपेंड दैट टाइम आल्सो। भिंडरावाले का उत्थान जो है इन्हीं के सरकार के दौरान हुआ। उस समय निरंकारी जो हैं, अब देखिए निरंकारी एक सेक्ट है, सिखों का एक सेक्ट था, जिन्हें आज तनखैया मान के नॉन सिख बोला जाता है कि वो सिख नहीं है। तो निरंकारी जो समुदाय था, उनके खिलाफ भिंडरावाले का एक अखंड कीर्तनी जो जत्था तैयार होता है और दमदमी टकसाल में, मेहता चौक में, गोल्डन टेम्पल में। निरंकारी आर सपोज्ड टू बी, अगेन उसका कोई एकदम प्रूफ नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि उनको दरबारा सिंह, ज़ैल सिंह या कांग्रेस का समर्थन था, निरंकारीज़ को। और इनको किसका, फिर अगर उनको किसी का समर्थन था तो इनको भी तो समर्थन, इनको फिर किसका समर्थन था? हाँ, तो इनको दैट मीन्स ये बात ज़रूर है कि अकाली दल उस समय वो थे और अकाली दल वे आर आल्सो अगेंस्ट निरंकारीज़ एंड अकाली दल वे आर सिम्पैथेटिक टू भिंडरावाले एट दैट टाइम। तो सिम्पैथी तो आपकी ये वहाँ थी। अ, और इन दोनों के युद्ध में, और एक बहुत प्रसिद्ध वो जो मारपीट की कथा हुई है अमृतसर में, कि बैसाखी के दिन ही या कुछ था, जो जिसमें कई सिखों की इन दोनों के आपसी क्लैश में वो हुआ और उससे भिंडरावाले को बहुत अधिक राजनैतिक और कम्युनल फायदा मिलता है, जो सो कॉल्ड होता है, एंड ही इज एस्टैब्लिश्ड एज अ नेता ऑफ सिख कम्युनिटी। तो ये कहना कि इंदिरा गांधी, अच्छा, आज जब बोला जाता है ना, तो जब अगर आप इनसे पूछो कि इसका साक्ष्य क्या है, तो ये लोग तुरंत एक जीवीएस सिद्धू, एक रॉ का व्यक्ति है, उसका एक पुस्तक निकालेंगे, बोलेंगे जीवीएस सिद्धू ने कहा है कि इट इट लुक्ड लाइक वो ये। आई डोंट वांट टू एक्चुअली कमेंट ऑन जीवीएस सिद्धू बिकॉज़ उन्होंने लिखा है द खालिस्तानी कॉन्स्पिरेसी। पूरी पुस्तक में ही हैज़ गिवन इट अ ट्विस्ट एज़ इफ खालिस्तान कोई मूवमेंट कोई ऐसा था नहीं, वो बस अनफॉर्च्यूनेटली इट लुक्स लाइक अ बुक जो कि पूरे रिलिजियस टेंट के साथ लिखी गई है। अपने मज़हबी पर्सपेक्टिव से उन्होंने एक पूरी पुस्तक लिखी हुई है। नॉट एज़ अ रॉ एजेंट, नॉट एज़ अ गवर्नमेंट का ऑफिशियल, जो कि इट लुक्स लाइक अ आपका जो पर्सपेक्टिव है मज़हबी, उस अनुसार आपने जो भी देखा, सुना, सोचा। आप इस पुस्तक को जब कंपेयर करो नॉन उस तरह की पुस्तकों से, जैसे बहुत प्रसिद्ध है जो दूसरी बी राव की द काउबॉयज़, राव के काउबॉयज़, उसको वो भी पढ़िए आप। तो उसमें उसको और इसको कंपेयर करने में बहुत ही डाइवर्जेंस आता है। ये एकदम रिलिजियस अंदाज़ से लिखी गई है कि सब चंगासी इंदिरा गांधी ने, संजय गांधी ने, राजीव गांधी ने सब बर्बाद कर दिया। ये इस दृष्टि से ही लिखी गई है। दिस फेलो जीबीएस सिद्धू ही इवन डजंट एक्नॉलेज कि डायस्पोरा जो है 1980 से पहले डायस्पोरा में खालिस्तानी गतिविधियां चल रही थी अच्छी खासी, और जगजीत सिंह चौहान तो था ही ना वहां 1971 से ही, जो कि रॉ के काउबॉयज में हमारे जो ही वाज एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी विच इज कंसिडर्ड सेकंड या थर्ड इन कमांड रॉ के चीफ में, जो उनकी लेखनी है उसमें। अच्छा, दिस फेलो जो रॉ के काउबॉयज के जो लेखक हैं, अ, उनका नाम बड़ा अजीब है, बटुक पता नहीं क्या, साउथ इंडियन तमिल। तो उन्होंने जो लिखा है उसमें ही मेंशंस कैसे-कैसे गतिविधियाँ इन लोगों की हो रही थी विदेशों में, जबकि सिद्धू साहब इस चीज़ पे शांत रहने का प्रयास करते हैं।
तो सिद्धू साहब का कहना है कि ज़ैल सिंह ने इनको होस्ट किया था 1981 में या 81 की बात है। चंडीगढ़ में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें होस्ट क्योंकि उसका पैसा उस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने का और उनके ठहरने का जो पैसा है, प्रोबेबली सुनने में आया है ज़ैल सिंह ने दिया है। नाउ एज़ अ रॉ एजेंट यू हैव टू स्पीक ऑन अ जो आपके हाँ, सो साक्ष्य हों। You cannot hear and say it is likely that he is speaking the truth, but then you have to speak it in that way only कि maybe probably you cannot then cast direct aspersion. ठीक है? खैर इट इज हाईली लाइकली, मैं भी मानता हूं हो सकता है जैल सिंह ने किया होगा, मैं मानता हूं इस बात को कि probably he did, and जैल सिंह was a powerful home minister I presume at that time. इंदिरा गांधी, अच्छा जैल सिंह ने ये क्यों किया? बिकॉज ही वांटेड टू वर्क अगेंस्ट दरबारा सिंह। दरबारा सिंह जो हैं स्थानीय कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, ज़ैल सिंह गृह मंत्री हैं, ज़ैल सिंह मजहबी सिख हैं, शेड्यूल कास्ट जो सिख हैं उनको ये लोग ढंग से अपने जट सिखों के बीच में और मजहबी सिखों के बीच में जो द्वेष कहिए या जो भी है वो उनको अपने साथ मानते नहीं है। तो इनको इंस्पाइट ऑफ बीइंग पावरफुल ये चाहते थे अपने चलाना, वो दूसरे हैं, तो उनको कम करने के लिए इस तरह की ये हो सकता है, इट इज हाईली प्रोबेबल कि इस तरह का कुछ हो। तो इस बेसिस पे बोलते हैं कि इंदिरा गांधी, बट इंदिरा गांधी का कहीं भी डायरेक्ट रोल नहीं रहा क्योंकि इंदिरा गांधी वाज वर्किंग कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट देम। तो मतलब सिर्फ आप एक ये देखिए कि कॉन्फ्रेंस होस्ट करवाने से यदि की भी है, उसका भी कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं है। कॉन्फ्रेंस हुई, उसका प्रोबेबली हो सकता है, मैं मान भी सकता हूँ पैसे, क्योंकि इधर उधर से कोई ना किसी ने तो होस्ट किया होगा, और उस समय अगर सरकार आपकी है कांग्रेस की तो मैं कांग्रेस को दोष दूंगा ही। उसी तरह अगर जनता पार्टी की उससे पहले सरकार थी तो फिर जनता पार्टी को पूरा जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी को मिलना चाहिए क्योंकि ही वाज द फॉरेन मिनिस्टर। कैसे वो जगजीत सिंह चौहान जैसा सेडिशनिस्ट जो है, फॉरेन मिनिस्ट्री का काम होता है ना, इट इज अ नोन फैक्ट कि वो दुष्ट व्यक्ति है, तो उसको आपने कैसे। अब फिर देखिए 2001 में यही वाजपेयी की जब सरकार थी तो वो पुनः जगजीत सिंह चौहान आता है और फिर यहीं रहता है। तो फिर दैट मीन्स देयर आर मेनी प्लेयर्स, कुछ मूर्खता का काम कर रहे हैं, कुछ देखिए एक होता है कि स्ट्रैटेजिक काम करना देश के विरोध में, कुछ 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 एक होता है कि मैंने तुझे पैसे दिए, तू भाई वो ले आ। एक अपने हित के लिए देख रहा है, एक कुछ दूसरे हित के लिए देख रहा है, कोई तीसरा हित देख रहा है। तो ये सब अलग अलग प्रकार के प्लेयर्स हैं। जब ये सारे प्लेयर्स मिलते हैं तो इन लोगों को पनपने का मौका मिलता है। अब ये बात सही है कि 4 साल 2-3 साल तो ज़ैल सिंह के तथाकथित गृह मंत्री था। हरियाणा में इनके में इनकी सरकार थी, पंजाब में इनकी सरकार थी। भिंडरावाले को क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने भी? पकड़ना चाहिए था। एक बार पकड़ा तो तुरंत छोड़ भी दिया हरियाणा सरकार ने। तो ये सब दृष्टि के, और होम मिनिस्टर था ज़ैल सिंह। तो होम मिनिस्टर का काम बात सब मानते हैं। तो ये कब हुआ? जबकि लाला जगत नारायण की हत्या करते हैं और उसमें इन लोगों का नाम आता है सितंबर 1981 में, और अक्टूबर 10 दिन बाद ही पकड़ लिए जाते हैं ये लोग, इसी समय आज की तारीख के समय ही आगे पीछे, लेकिन फिर छोड़ भी दिए जाते हैं। तो राजनैतिक इंटरवेंशन के बिना ये सब संभव है भी नहीं। तो अपनी पेटी पॉलिटिक्स के कारण और कई लोगों की और भी वृहद आकांक्षाओं के कारण या नियंताओं के कारण ये कार्य हुआ। हम पेटी पॉलिटिक्स को तो दोष दे सकते हैं, जो पेटी प्लेयर्स हैं, जिसमें मैं ज़ैल सिंह को मानता हूँ। लेकिन जो वृहद तंत्र चल रहा था, भिंडरावाले या खालिस्तान मूवमेंट को कौन पोषित कर रहा था, उस पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एवरीबॉडी नोज इट वाज कांग्रेस, वो इट वाज पाकिस्तान, आईएसआई एंड इवन सीआईए। उस समय का तो मुझे याद है सीआईए को डायरेक्टली ब्लेम दिया ही जाता था और उस समय लोग मानते भी थे, आज सब बोलने से चुप हैं। उस समय सीआईए का रोल खालिस्तान मूवमेंट में, उत्तर पूर्व के आतंकवाद में खुले तौर पे पेपर में लिखा जाता था और चर्चाओं में रहता था। आज कोई सीआईए का रोल, आज मणिपुर में देखिए आप, कोई सीआईए का रोल बोल नहीं सकता है, न किसी ने बोला आज तक। आप चीन को दोष दोगे, आप म्यांमार को दोष दोगे, आप जितने रहुआ खहुआ जो यूपी की भाषा में है, सबको आप बोल दोगे,
लेकिन जो मेन जो सबका मालिक एक वॉशिंगटन में, उसके तरफ आप आंख नहीं उठा सकते हो। शेख हसीना ने उठाया तो भगा दी गई। तो पर से इंदिरा गांधी को दोष देना ये एक चाल है, क्योंकि असली प्लेयर्स कोई और थे। और उसी में कि कोई पनवाड़ी भी किसी ने कुछ सहायता की हो, तो छोटे प्लेयर्स से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि द बिगर प्लेयर्स वेर सम अदर पावर्स, और उन पे से ध्यान भटकाने के लिए आप कभी किसी को बोलो, कभी किसी को बोलो, ये एक्चुअली ऑल दैट शुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड। इंदिरा गांधी का एक समय था, उसके बाद क्रैकडाउन हुआ खालिस्तान मूवमेंट पर। बहुत सी कार्रवाइयां हुई, लंबे समय चली। बाद में उन कार्रवाइयों की भी आलोचनाएं हुई, जो भी परिस्थितियां रही, स्थितियां रही। और कुछ समय के लिए लगा कि खालिस्तान मूवमेंट की कमर टूट गई है। कम से कम पब्लिक में या आम तौर पर ना तो जनभावनाएं इतने उबाल पर थीं, ना ही खालिस्तानियों के मंसूबे इतने दृढ़, इतने स्पष्ट, इतने दुस्साहसी दिख रहे थे। परंतु 2014 के बाद जो दृश्य भारत में फिर से प्रारंभ हुआ, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक ऐसा भी समय आता है कि हमारे देश के तेजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री की गाड़ी को एक ओवरब्रिज पर रोक लिया जाता है खालिस्तानियों द्वारा, और वहां से प्रधानमंत्री को वापस जाना पड़ता है। और प्रधानमंत्री एक अपना सा मुंह लेकर एयरपोर्ट पर एक छोटी सी बात कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद अमृतपाल का जो एपिसोड हुआ वो हमको पता है। उसके बाद तथाकथित किसान आंदोलन का जो एपिसोड हुआ वो हमको पता है। और उससे भी अधिक शर्मसार कर देने वाली बात, दिल्ली में लाल किले पर जब भारत का झंडा फेंका गया और खालिस्तान का झंडा लगाया गया, यह भी हमने स्थिति देखी है। तो 2014 के बाद से खालिस्तान मूवमेंट फिर से उफान पर आया है। और इस समय भारत में, आज तो नहीं, कम से कम 1 वर्ष पहले या 6-8 महीने पहले बहुत मजबूत सरकार रही 10 वर्षों तक। और हमारे प्रधानमंत्री की जो 56 इंच की छाती है, वे कितने यशस्वी हैं, कितने चुस्त-मुस्त चौकीदार, जैसा कि आपने कहा, उनकी चौकीदारी पर किसी को डाउट नहीं है। इसके बावजूद भी खालिस्तान मूवमेंट उपज रहा है। इस सब के विषय में थोड़ा-सा आप प्रकाश डालेंगे? इस पे आपने सब बता ही दिया। इसमें मैं प्रकाश तो डालने वाली कोई इतना बचा नहीं, लेकिन इसको एनालाइज किया जा सकता है कि कैसे, क्यों हो रहा है ये। और एनालिसिस के रूट में तो मैं यही पाता हूँ कि अगर आप ACYPL में जाके पढ़ोगे। अच्छा, ये ACYPL क्या है? अमेरिकन काउंसिल ऑफ पॉलिटिकल यंग लीडर्स, ये क्या जो कि एक CIA स्थापित संस्था है। इसको पहले अटलांटिक काउंसिल बोला जाता था 40-50 साल पहले, बाद में इसको अमेरिकन काउंसिल बोला गया। अमेरिकन काउंसिल यंग पॉलिटिकल लीडर, पहले अटलांटिक काउंसिल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। और ये अटलांटिक काउंसिल इसलिए कि जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एसोसिएशन, तो अटलांटिक ओशन के पश्चिम में अमेरिका और पूरब में जो यूरोपीय देश थे, उस समय 7-8 यूरोपीय देश थे, अब तो सारे यूरोप उन्होंने ले लिए। तो यहाँ का पॉलिटिकल काउंसिल, यहाँ का, इन दोनों का एक साझा, नाटो के अलावा एक NGO और ऑर्गेनाइजेशंस और पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन, जिनके द्वारा ये उस समय जो पूरे विश्व में एक सोवियत संघ का भी जो एक ढांचा तैयार, उसको निपटने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए, उसके विरोध में इन्होंने इस तरह के कई ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। तो इसमें ही एक ये ACYPL था। ACYPL की वेबसाइट में कि इट हैज टू प्रोपोगेट द अमेरिकन आइडियाज, अमेरिकन आइडियाज को विभिन्न देशों में प्रसारित करने का खुले तौर पे बोल रहा है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और ACYPL आपको बुलाता है, आपको बुला के आपको ट्रेन करता है, आपको पढ़ाता है, बिठाता है, घुमाता है। हमारे भाई साहब तो स्वयं बोल रहे हैं ना, चुस्त दुरुस्त सज्ज चौकीदार स्वयं बोल रहे हैं, मैं तो घूम आया। अभी तक हमारी जनता नहीं। अब यही चीज मान लो राहुल गांधी बोल रहे हैं, या केजरीवाल बोल रहे हैं, या ममता बोल रहे हैं कि मैं तो चीन ने मुझे बुलाया, मैं चीन घूम आई, एक बार नहीं 4 बार घूम आई। और चीन के आइडिया, चाइनीज काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर आज बन जाए, और उसमें सारे कोई पार्टी के लोग, चलिए कम्युनिस्ट लोग जाने लगे, तो बोला ही जाएगा ना कि अब आप वहां क्या कर रहे हो, आप ये देश के विरोध के कार्य हैं। तो फिर अमेरिका कौन सा कार्य वाला हो गया भाई? अमेरिका इज द फाउंटेन ऑफ क्रिश्चियन इवेंजलिज्म।
इवेंजलिज्म का जो मैक्सिमम स्रोत है वो यूरोप नहीं है आज, वो अमेरिका का बैप्टिस्ट मेथोडिस्ट जो बेल्ट है, बाइबल बेल्ट प्रोटेस्टेंट, which is supposed to be the most कट्टर एंड जैसे कहते हैं जो प्रोटेस्टेंट जो है उसमें इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंटिज्म बोला जाता है। प्रोटेस्टेंट्स में भी तीन चार हिस्से हैं, तो इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट्स दे रूल द रूस्ट, वो वही अमेरिका का जो ये है, आप उनके साथ उठन बैठक कर रहे हो। एंड द सेम चर्च इज इन्वॉल्व इन ऑल नॉर्थ ईस्ट में, रोमन कैथोलिक्स नहीं है, दे आर ऑल मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियंस, ये सब लोग हैं। और ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ये म्यांमार में भी है जहाँ युद्ध हो रहा है, ये थाईलैंड में भी है जहाँ युद्ध हो रहा है, ये लाओस में भी है जहाँ युद्ध हो रहा है, यही लोग वियतनाम में भी थे जहाँ की 15-20% आबादी कन्वर्ट कर चुके हैं। और फिर आप उन्हीं के साथ उठक बैठक कर रहे हो, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, और फिर ट्वीट भी कर रहे हैं। अभी तो पहले ट्वीट नहीं किए थे, अब तो ट्वीट भी कर रहे हैं। उन्हें पता है हिंदू तो क्या सो रहा है संघ में। हालांकि हम लोग जब जाते थे बचपन में विश्व हिंदू परिषद जयपुर में, तो ओ हिंदू अब तो जाग देशा में लागी आग, बस इतना बोल। अरे तो ये कौन सी आग कम है? हम लोगों ने खूब ताली बजाई है इसमें, हिंदू अब तो जाग देशा में लागी आग। अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं एसीवाईपीएल से ट्रेंड थे, तो आपने जैसा कि कहा कि पहले व्यक्ति जो एसीवाईपीएल से ट्रेनिंग ली वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी हमारे इतिहासकार सीताराम गोयल को अमेरिकी एजेंट कहते थे, क्योंकि सीताराम गोयल भारत के और विश्व के कम्युनिस्टों की सच्चाई उजागर कर रहे थे, नेहरू की सच्चाई उजागर कर रहे थे। तो ऐसे में आप अब इनसे पूछिए वाजपेयी साहब से कि भाई आपके जो 2-3 प्रमुख मित्र थे एंटी इमरजेंसी में, एक तो थे मोरारजी देसाई और दूसरे थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण तो खुले तौर पे सीआईए की संसद, सीसीएफ, कल्चर फॉर सी काउंसिल फॉर कल्चरल फ्रीडम, जो सीआईए ने स्थापित की थी विश्व में, जिसका हेडक्वार्टर था पेरिस, उसका ही वाज द प्रमुख। 1950 या 55 में जब उसकी प्रथम बैठक हुई बर्लिन में, वन कैन सी इवन सी दैट थिंग कि वो वहां बैठे हुए हैं। एंड देन ही वाज ऑफिशियली नोन एंड बाय एवरीवन। और सीसीएफ की जितनी पत्रिकाएं जो सीआईए ने चलाई थी, उनमें ये पीलू मोदी का परिवार और इस तरह के लोग, कई लोग इन्वॉल्व थे उसमें, और वो लोग अमेरिका की यात्राएं करते थे। एक्नॉलेज्ड व्यक्ति था जयप्रकाश नारायण, एक्नॉलेज्ड व्यक्ति, उसमें कोई ढगा छुपा बात नहीं है। सीसीएफ का प्रमुख है वो, आज कोई भी गूगल करे क्या है सीसीएफ। तो जैसे एसीवाईपी, विश्व भर में उस समय आर्ट का बड़ा जोर था। आज भी आर्ट के नाम पे लोग अपना खूब प्रचारित प्रसारित वोक और ये एंटी हिंदू सब काम कर रहे हैं ना, उस समय भी यही था। तो अमेरिकी आर्ट को, अमेरिका को रूस या यूरोप के समकक्ष नहीं माना जाता था कि ये तो अनकल्चर्ड लोग हैं, घटिया लोग, और इनको कुछ बनाना नहीं आता, इनसे इनकी जो बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर है, डांस फॉर्म्स हैं, कला है, लेखनी है, इसमें कोई गहराई नहीं है, ये तो अभी अभी के पिद्दी देश हैं, पिल्ला देश हैं, नए नए उपजे हुए। रूस का बड़ा अच्छा है, सोवियत संघ तो रूस की वो है, उसकी बहुत अच्छी, उसका इतना द स्वान जो भी है, बैले, एक से बढ़कर एक, लेनिनग्राड जैसा तो सुंदर शहर पूरे यूरोप में या ढूंढना मुश्किल है। मॉस्को का अपना अलग वो है, एक रुतबा है, इतिहास है आर्ट में, हर चीज में। तो इन्होंने उसको काउंटर करने के लिए सीसीएफ बनाया था, मॉडर्न आर्ट। वो जो छप छप जिसको कुछ समझ में नहीं आए, तो दे स्पेंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू एस्टैब्लिश द ऑथेंटिसिटी एंड उसकी सुपीरियोरिटी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो इसी तरह की लेखनी होंगे, सीसीएफ इसलिए बना था। उसमें हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे। अब एक तो जने सिद्ध हो गए हमारे, दूसरे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ऑल्दो ही सपोज टू बी अ सॉर्ट ऑफ हिंदू हितैषी, और उन पे ये टैग लगा, एंटी हिंदू फोर्सेस ने बहुत बोला, हो सकता है उनमें हिंदू हित का कुछ ना कुछ रहा हो, होता भी होगा। गुजरात में एक धारा रही है हिंदुओं के पक्ष में, तो उससे प्रभावित हुए होंगे। लेकिन ये भी बात सत्य है कि सिमूर हर्ष ने इनके खिलाफ पेपर में लिख दिया था कि ये सीआईए से पैसा लेते हैं, और इन्होंने फिर उन पे दावा दायर किया शिकागो की कोर्ट में, और ये दावा वो हार गए। दैट मीन्स सिमूर हर्ष वाज फाउंड टू बी
करेक्ट बोलो या बोलो कि उन्होंने झूठ नहीं बोला। हाँ, डिफेंस ऑफ ट्रुथ। हाँ, तो सेमूर हर्ष शिकागो की कोर्ट ने 10-12 साल जो भी वो चला, तो कोर्ट केस हार गए और उन्होंने लिखा था कि सीआईए से इतना महीना प्रति महीना 25,000 रुपए या कुछ इस तरह से पैसा मिलता है मुरारजी देसाई को। तो वाजपेयी स्वयं एसीवाईपीएल, एक सीसीएफ के प्रमुख जयप्रकाश नारायण हैड गॉन टू अमेरिका ओनली फॉर हिज स्टडीज आल्सो। 1916-18 जो भी है, पहले वेस्ट कोस्ट में थे, फिर डेट्रॉइट या कहीं पढ़े, फिर मिशिगन में गए, 3-4 जगह उन्होंने पढ़ाई की है। और उनका भी इजराइल से संबंध था, इजराइल के साथ उनके भी अच्छे संबंध थे। तो ये 3 जो पुरोधा हैं जनता पार्टी के, ये मुरारजी देसाई का क्या बहुत बड़ा काम रहा कि ही डिस्ट्रॉयड रॉ 1978 में, बाय ओमिशन या कमीशन, जो भी रॉ के असेट्स की हत्याएं हुई उस समय पाकिस्तान में। और इस पे तो फिल्म भी बन गई, काहुटा रिएक्टर के ऊपर जो कुछ भी बना। तो रॉ वाज टोटली डेसिमेटेड इन 1977 टू 80 पीरियड। नहीं, व्हाई विल अ गवर्नमेंट डू दैट? उनका कहना था कि रॉ के लोग जो हैं हमारे खिलाफ काम किए थे 1977-75 के बीच में, तो इसलिए रॉ को डिस्ट्रॉय कर दो। तो फिर आप पुलिस भी डिस्ट्रॉय कर देते, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो डिस्ट्रॉय कर देते, आप आर्मी डिस्ट्रॉय कर देते, आप जितनी गवर्नमेंट एजेंसी है वो सब डिस्ट्रॉय कर देते, नया एजेंसी बना देते। बट सेलेक्टिवली दे डिस्ट्रॉयड रॉ रिसर्च एंड रॉ हैड विद इन 1969 में तो बनी है रॉ, और बनने के 2 साल में बांग्लादेश का जो जीत है वो रॉ की उसमें जाती है। एंड वंस वी सी उन्होंने कितना काम किया रॉ ने। सिक्किम उस समय अलग देश था, सिक्किम को भारत में शामिल किया। जो 1971 पोखरण ब्लास्ट, 72 या 73 में पोखरण ब्लास्ट, जो सैटेलाइट का जो उस समय एक्टिविटी हुई, जो इसरो और इस सब में, वो सब कवर अप करना, उसको कैसे करना है, उसको संभाल के रखना, वो रॉ का काम। रॉ featured with Iran to snoop and surveillance on CIA activities in Indian Ocean. काउंटर इंटेलिजेंस की बातें, इतना जबरदस्त काम रॉ का इस समय 5-6 साल में हो गया, एंड क्रिएटिंग अ न्यू कंट्री जो अमेरिका टाइप के देश नहीं कर पाते हैं, उसने 2 साल में कर लिया। एंड जस्ट इमेजिन आवर ओन गवर्नमेंट, वाजपेयी एंड मोरारजी वेर द 2 सीनियर मोस्ट पीपल इन दैट गवर्नमेंट, उन लोगों ने उसको डिस्ट्रॉय किया। इस सिंगुलर एक्ट के लिए तो दे शुड बी चार्ज्ड विद समथिंग, आई मीन कम से कम वो नरेशन में आना चाहिए कि किस प्रकार के व्यक्ति थे ये, जिन्होंने इतनी अच्छी एजेंसी बर्बाद की है। और उसका परिणाम क्या निकला? निशाने पाकिस्तान किसे मिला? हमारे मोरारजी साहब को मिला निशाने। व्हाई विल पाकिस्तान गिव निशाने पाकिस्तान टू एनी टॉम डिक एंड हैरी? तो इनको मिला। और आज भी किसी भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और वीडियो में देखिए 50 डिस्कशन मिलेंगे आपको कि वाजपेयी साहब जैसा स्टेट्समैन कोई नहीं था। बहुत उससे सिंपैथेटिकली एंड सिंसियरली बोलते हैं वाजपेयी। अटल जी जैसा जो है कोई व्यक्ति नहीं। अटल जी के जो सम्मान है उन लोगों में, और ये बात सही है कि जब भी अटल जी की सरकार आती थी तो पाकिस्तान के साथ रिश्ते बड़े सुंदर और सुव्यवस्थित हो जाते थे। अब इसी को देखिए आप, जब राजीव गांधी की सरकार आई, पुनः 1984 में चुनाव हुए, 402 5 सीटें मिली उनको, तो पाकिस्तान में तो हाहाकार मचा उसके बाद। आप सिर्फ फैक्ट्स को अगर देखो और किसी का पक्ष न लो, तो कभी मैंने एनालाइज नहीं किया, लेकिन राजीव गांधी एरा वाज लाइक मच बेटर देन दिस। राजीव गांधी के समय में फिर सेना जो है चीन को हराती है अरुणाचल प्रदेश में, तवांग के पास जो है ऐसे युद्ध होता है छोटा मोटा, और वो हराती है। एकदम वैसे जैसे सिक्किम में 1967 में सगत सिंह के अंडर जो है चीन मात खाता है। इन दोनों युद्धों को भुला दिया है भारत की पब्लिक ने। सर, ये जो खालिस्तान मूवमेंट है और सीआईए की जो साजिश है, प्लस सीआईए के जो भारत में समर्थक सहयोगी या उनके शिष्य, अब तो शिष्य भी कह सकते हैं, फॉर्मली लोग ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं, भारत के लीडर बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद सिख मूवमेंट
या खालिस्तान मूवमेंट वापस से उभरने लगता है, हम आराम से डॉट कनेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जो सिख साहित्य है, इसमें हिंदू धर्म के लिए, हिंदू देवी-देवताओं के लिए और अपने हिंदू भाइयों के लिए, जैसा कि कहा जाता है सिख और हिंदू भाई-भाई हैं, इस पर सिक्खी साहित्य क्या कहता है? क्या वहाँ भी ऐसी कोई भावना का प्रदर्शन है या वहाँ कुछ और बात है? देखिए, इसके पक्ष में, विपक्ष में दोनों तरह से बात प्रस्तुत की जा सकती है कि अ, सिख साहित्य में हिंदू धर्म के प्रति बड़ी आस्था है, एक पक्ष ये बोल सकता है और दूसरा पक्ष ये बोल सकता है कि सिख साहित्य में हिंदू हिंदू देवी-देवताओं को पूर्ण तरह से नकार दिया है और उनके प्रति विद्वेष की भावना है। ये दूसरा पक्ष बोलता है, जो कि सिखों का एक पक्ष है और एक संघियों का पक्ष है। मैं इस तरह से 2 पक्ष ये ऐसे प्रस्तुत किए जाते हैं। तो मैं बेसिकली अगर सिख साहित्य को इंटरप्रेट करूँगा, तो या तो मैं खुद देखूँगा, पढ़ूँगा और दूसरा सिख लोग स्वयं क्या बोलते हैं, जो उससे प्रभावित हुए वो किस दिशा में गए। अगर आपको इस्लाम की व्याख्या देखनी है, तो आपके मुल्ला ने क्या बोला, मौलाना क्या, इससे इर्रेलेवेंट है कि गांधी उसका क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं। बिल्कुल। गांधी अगर बोलते हैं कि कुरान में एक्स वाई जेड चीज बड़ी अच्छी है या एक्स वाई जेड बड़ी खराब है, तो इट इज इर्रेलेवेंट, क्योंकि ना तो उसका कोई उस समाज पे प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव हिंदू समाज पे जरूर पड़ेगा, सिख समाज पे इसी तरह से। संघी क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। सिख जो धर्म गुरु है, सिख मजहब पंथी जो हैं, वो क्या बोलते हैं, उनके जो भी जत्थेदार हैं वो क्या बोलते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन वही लोग करते हैं और उसी अनुसार वो पूरा समाज करता है, चलता है। फिर आप कुछ भी बोलो, इधर है, वो बड़े भक्त थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया या उन्होंने बहुत बुरा काम किया, ऑल दीज थिंग्स आर क्वेबल्स जिसे कहते हैं, बस बात करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो ये कि यू हैव टू गो बाय व्हाट दीज पीपल देमसेल्व्स थिंक अबाउट, क्योंकि वो लोग मूर्ख नहीं हैं। अगर आप बोलते हो कि हम ये इंटरप्रिटेशन ठीक है, तो आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि क्या वो दूसरे व्यक्ति क्या जानकार नहीं है क्या? वो भी समझदार लोग हैं, कम से कम डायरेक्ट मीनिंग तो उनको भी आती है। इनफैक्ट इन लोगों ने तो ग्रंथ पढ़े भी नहीं है। जो संघी जो हैं, राजनैतिक हिंदू जिन्हें कहते हैं, ये इन्होंने तो ना वेद पुराण पढ़े हैं, ना सिख पुराण पढ़े हैं, ना कुरान पढ़ी है। बंच ऑफ थॉट्स है बस इनके पास। तो interpretation has to be seen in the light of that community and its interpreters, नंबर 1। नंबर 2, अगर 100 लाइनों का मैं एक कविता लिखूं और 100 लाइनों में 10 लाइन मैं लिख दूं कुछ पक्ष में, 10 लाइन विपक्ष में, फिर 2 लाइन कुछ और, फिर लास्ट में कुछ और एक कोई भी जब आर्टिकल होता है तो देयर इज अ समरी, देयर इज अ कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा लास्ट में आता है, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कोर्ट का जजमेंट हो, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, कंक्लूडिंग पार्ट जो है, इट इज प्रीफेस, जो इंट्रोडक्टरी फेज इज वन थिंग, बट कंक्लूजन में उसका निचोड़ आता है। जैसे रामचरितमानस में उन्होंने जो कुछ भी लिखा, उसमें लास्ट में लिखा कि सगुण जो भी भक्ति है वो ऐसी है, ये ऐसे करना है, अपना जीवन ऐसे होना है, भगवान राम परमेश्वर है, ये चीज सगुण भक्ति के रूप में आचार्य तुलसीदास जी ने लिख दी। उसी प्रकार अगर आप दशम ग्रंथ को जब इवैल्यूएट करोगे, तो दशम ग्रंथ में फिर बोलेंगे देखो कितना अच्छा लिखा है, अकाल स्तुति लिखी है, ये है वो है। अब जैसे उन्होंने भगवान राम की ऊपर एक कुछ लिखा, बट डज दैट राइटिंग टॉक अबाउट वर्शिपिंग हिम? नो, बिकॉज कंक्लूडिंग रिमार्क में स्वयं लिखा गया है कि ये सिर्फ एक कथा है। नरेशन तो कोई भी कर सकता है ना, नरेशन डजंट मीन वर्शिप। इस्लामिस्ट ने नरेट किया हुआ है, बदायूं ने, जितने भी इस्लामिक इतिहासकार हैं, एक से बढ़कर एक जिहादी, उन्होंने भारत के इतिहास पे लिखा हुआ है कि लॉर्ड राम के ऊपर बहुत लिखा हुआ है। अलबरूनी ने, चाहे वो कौन आया था, इब्न बतूता, वो भी मेंशन करता है ये सब चीजें। इसका अर्थ ये थोड़ी वो पूजने लगे।
एक और ऊपर से दशम ग्रंथ में जैसे भगवान राम के ऊपर जब लिखा गया है, तो उन्होंने कंक्लूडिंग पार्ट में ये लिखा भी है नीचे कि ये सब चीज़ मैं लिख रहा हूँ एज़ अ नरेशन। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं इनकी पूजा करूँगा। जोध सिंह ने अपने दशम ग्रंथ के प्रीफेस में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, जोध सिंह ने जब हिंदी में वो लिखा, जोध सिंह इज़ सपोज्ड टू बी अ वेरी सॉफ्ट, मॉडरेट, हिंदू सिम्पैथेटिक सिख। और भुवन वाणी ट्रस्ट या क्या लखनऊ में एक है, अलीगंज उधर है, तो उन्होंने उनको पूरा समर्थन दिया और इंटरप्रेट किया, सारा पब्लिश वहां से हुआ दशम ग्रंथ का। तो उन्होंने अपने प्रीफेस में लिखा है कि रेफरेंस टू हिंदू आइडियाज, एंड हिंदी में लिखा है, ये इसलिए किया जाता है कि हिंदू जनता उससे आकर्षित हो और आकर्षित होके हमसे प्रभावित हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं। यही कार्य देखिए ईसाई करते हैं। जैसे बोलेंगे कृष्ण, ये अब जैसे एक बहुत कॉमन है विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा को दे ट्राई टू प्रेजेंट एज अ चर्च एजेंट कि विश्वकर्मा बड़े अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली वो जीसस के पूजक थे। तो जितने भी विश्वकर्मा वाले, जितने भी समुदाय के लोग हैं, विश्वकर्मा जाति के लोग, वो उससे प्रभावित होके वो हैं। ऐसे ही वो बोलेंगे कि जो ये राजा बलि, राजा बलि जो है वो चर्च के वो थे, और विष्णु ब्राह्मण, और वामन अवतार के रूप में ब्राह्मणिज्म ने उसको, तो बलि वाज एक्चुअली दिस थिंग। एकदम जैसे महिषासुर मर्दनी का कथा लेके बौद्ध, जो नव बौद्ध हैं, अम्बेडकर पेरियारवादी, वो यूज करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि दे आर एक्सेप्टिंग दोज थिंग्स, इसका अर्थ ये है कि दे आर यूजिंग दोज थिंग्स फॉर देयर ओन इवेंजेलिकल पर्पसेस। कुछ तो इतनी अजीब अजीब सी हैं रचनाएं आदि ग्रंथ में, या जो उस प्रकार की रचनाएं जो कि बोली नहीं जा सकती हैं, क्योंकि उनमें भगवान कृष्ण के लिए अमर्यादित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, तो बोलना उचित नहीं है। लेकिन जब आप भक्ति करते हो तो आप पूर्ण रूप से समर्पित होते हो। आप एक शब्द में भक्ति करना, दूसरे शब्द में निंदा करना, ये भक्ति नहीं होती, चाहे वो किसी की भी भक्ति हो। अगर कोई जीसस की भक्ति कर रहा हो या गुरु नानक की भक्ति कर रहा हो, तो ऐसा नहीं कर सकता एक लाइन में कि हम इनके विरोध में, और दूसरी लाइन में बोलेंगे हम इनके पक्ष में हैं। तो वो इट हैज टू बी अ प्योर भक्ति, तब वो उसे भक्ति माना जाता है। आप अल्लाह के विरोध में कहीं नहीं बोल सकते और फिर अल्लाह के पक्ष में भी बोल दो, तो वो अल्लाह का बंदा नहीं माना जाएगा। उसी तरह अगर कोई राम की भक्ति कर रहा है, तो राम के विरोध में एक लाइन बोले और फिर एक लाइन राम के पक्ष में बोल दे, तो वो राम भक्ति नहीं है, वो कुछ और है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि व्हाट देयर ओन गुरुज एंड जत्थेदार्स एंड ज्ञानीज, और जो भी उनके मजहबी जो भी नेता लोग हैं, उलेमा, वो लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो उनकी जनता सोचती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और आज क्या स्थिति है, दैट इज इंपॉर्टेंट। किसी ने कभी एक लाइन कुछ बोली, दो लाइन कुछ बोली, तीसरी लाइन कुछ बोली, फिर एक बहुत पक्ष में बोला जाता है। वो है ना, अकाल स्तुति का ही एक लाइन है जो संगी बहुत पेलते हैं जगह जगह, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू, तुरुक भंड भाजे। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, मतलब पूरी जगत में खालसा पंथ का राज होगा। हिंदू जगे, हिंदू जागृत हो जाए तो खालसा पंथ फैल जाएगा और तुर्क भगा दिए जाए। इसमें हिंदुओं का राज्य की बात नहीं है। हिंदू जगे और उनको समर्थन करे, उनका खालसा पंथ फैले। और इसमें पता नहीं ऐसी कौन सी महान हिंदुत्व की भावना है जो कि इन लोगों को इट ट्राइज टू, जैसे कहते हैं ना, एक्साइट द कॉकल्स जिसे कहते हैं, इनके गूज बम्स आ जाते हैं, सब ऐसे लालायित हो जाएंगे सारे संघी इन दो तीन लाइनों पे। भाई इसमें ना तुम्हार यू आर बीइंग यूज्ड इन फैक्ट अगेंस्ट तुर्क, तुर्क मतलब मुसलमान। तो इसमें इन्हीं इसी में खुशी है कि दुश्मन का दुश्मन, तो दुश्मन तो वो दुश्मन भगा दिया गया तो हम खुश हो गए। या आपके राज्य की बात नहीं हो रही, दूसरे किसी अन्य के राज्य की बात हो रही है। और इनडायरेक्टली तो सीधे सीधे बोला जा रहा है कि आप उनका समर्थन करो तो विश्व भर में उनका फैलाव हो,
और जागृत हिंदू वही है जो खालसा पंथ को फैलाए। उल्टा करके बोलो, जागृत खालसा वही है जो हिंदू धर्म को फैलाए, तो वो कोई तो वो कोई सिख ना ये बोल सकते हैं, ना कोई सिख उसे एक्सेप्ट करेगा। तो अजीब-अजीब सी मेंटालिटी के साथ ये जो चीज़ है, रचनाएँ हमारे संघी ही पेलते हैं। इसमें किसी सिख का या किसी मुसलमान का दोष नहीं है। ये वोक या संघी या लिबरल यही लोग हिंदुओं को दिग्भ्रमित करते हैं। तब ऐसे में आप खालिस्तान मूवमेंट या सिखिज़्म का क्या भविष्य देखते हैं भारत में वर्तमान परिस्थितियों में? और भारत के लिए, भारत के हिंदू समाज के लिए ये कैसे संकेत हैं? भविष्यवेत्ता तो मैं हूँ नहीं। मैं सही में, क्योंकि राजनीति की बात है। अभी कल परसों मैंने देखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक एनालिसिस है, उसमें तो ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया हैज कम डाउन टू 1। 1 का अर्थ है कि इसमें हिंदुओं की कितना 1.2 1.3 होगी। इसका अर्थ है नेगेटिव ग्रोथ रेट शुरू हो गई। नाउ द पॉपुलेशन विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, हिंदू पॉपुलेशन। तब इसमें क्या देखना, इसमें भविष्य तो क्या, हिंदुओं का भविष्य मैं देखने में ज्यादा रुचि हूँ। बाकी खालिस्तान मूवमेंट या विभिन्न सेडिशनिस्ट मूवमेंट्स, उनका तो भविष्य बड़ा उज्जवल है जब तक इस तरह के नेता हों। मणिपुर में आप देख ही रहे हैं, कोई कहे ना कहे उन्होंने अपना एक क्षेत्र हथिया लिया है, वो अपना वहां राज कर रहे हैं। वहां का मुख्यमंत्री भी उन क्षेत्रों में नहीं जा सकता, चूड़चंद्रपुर में, चाहे सेनापति में, चाहे मोरे में, वहां नहीं जा सकता, और वहां कुकियों का राज है। तो जब तक इस तरह के नेता केंद्र में बैठे हैं या राज्यों में बैठे हैं, तो हर चीज, बाकी हिंदुओं का स्वयं का तो जब बच्चे ही नहीं पैदा होंगे, तो संख्या ही नहीं है, तो वो समाज ही कहाँ बचेगा। 30-40 साल में अब आधी जनसंख्या रह जाएगी। तो ऐसे में आपका हिंदुओं के लिए क्या संदेश है? बच्चे पैदा करें। वास्तव में विवाह का सही समय होता है शरीर का, 35 वर्ष की आयु में विवाह होता है। सीधी सी बात, पता नहीं, एक फिजिकल एक्टिविटी है वो। और जैसे पेड़ भी है, वो फल अपने समय पे देता है, समय देने के बाद वो फल नहीं, वो फिर पेड़ खत्म हो जाता है। उस समय पे वो फल नहीं देगा तो फिर करते रहो, फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो हिंदू तो जनता विवाह कर रही है 30 वर्ष, भाई 30 वर्ष तक तो एस्टैब्लिश होना है। देखो 16 साल तक तो बालपन है, बालपन में रुचि है। 16 से 24 साल के बीच में एन्जॉयमेंट का समय शुरू हो गया, कॉलेज, ये उधर मटर गश्ती, ये वो। मटर गश्ती के बाद अब नौकरी लगनी है 26 साल पे, 25-26 साल पे, तो एस्टैब्लिश होना है। एन्जॉयमेंट, एस्टैब्लिशमेंट। अब एस्टैब्लिश होंगे 4 साल, और उनसे उस समय पूछा जाए, माता-पिता से भी, बच्चों से भी, आप विवाह क्यों नहीं कर रहे? पहले एस्टैब्लिश तो हो जाएँ। ऐसे कैसे? ना नौकरी, ना चाकरी है। अच्छा, नौकरी के लिए 6 ही महीना तो चाहिए। नौकरी हो गई, तो पैसा कमाना है, मकान कमाना है, इसलिए इसे एस्टैब्लिशमेंट। लड़की आएगी या तो वो कहाँ रखेंगे, और लड़की भी वहीं विवाह करेगी जहाँ ऑलरेडी बैंक बैलेंस ऐसे देखेगी, दिखा अपना बैंक बैलेंस। यही 40 साल पहले अगर बोला जाता, तो बोलते हैं डाउरी, ये तो बड़ा लालची ग्रूम है या लालची जो है। लेकिन अब लड़की, अच्छा बैंक बैलेंस कितना है ज़रा दिखाओ तो, फॉरेन ट्रिप पे ले जाओगे या नहीं, हनीमून पे कहाँ जाएँगे? तो इतना घटिया स्तर हो गया है। तो फिर 4 साल आपने पैसा इकट्ठा किया मकान के लिए, गाड़ी के लिए, हनीमून के लिए, और जो शादी हो गई तो फिर बच्चा, शादी के अभी तो सेटल हो जाने दो, अभी तो लेट अस नो ईच अदर। 2-3 साल और जान लें, तभी एक हो गई है। एंड भारतीय हिंदुओं की, अर्बन हिंदूज की विश्व में सबसे खराब ग्रोथ रेट है, फर्टिलिटी रेट है विश्व में। ईस्ट यूरोपियन देशों के समकक्ष या उससे भी नीचे स्थिति आ गई है। अधिकांश आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए, जो 30 वर्ष की आयु में विवाह हो रहा है और 35 वर्ष की आयु में बच्चा होने का प्रयासरत हैं, और जब प्रयास होता है तो उनका अबॉर्शन हो रहा है या हो ही नहीं पा रहा है।
तो आजकल फर्टिलिटी क्लिनिक्स की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और क्योंकि वो मेरा क्षेत्र है, फर्टिलिटी, इम्पोर्टेंस, जो कुछ भी है, किडनी, तो मतलब ऐसी बेहद बुरी स्थिति है कि बच्चा हो ही नहीं पा रहा, और होता भी है तो किसी को डाउन। आज कल ही मुझे पता, एक जानकार ही व्यक्ति हैं परिवार में ही, 35 साल पे बालिका का विवाह हुआ है, 35 साल पे। डाउन सिंड्रोम, बालक में डाउन सिंड्रोम की वो है, डाउन, यही सब होता है। या तो बच्चा नहीं होगा, अगर होगा तो वो गिर जाएगा, अगर नहीं गिरेगा तो उसमें कोई व्याधि होगी, व्याधि होगी, नहीं भी हुई, किसी तरह कैरी हुआ, तो एक बच्चा बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ। अब वो पापा की प्रिंसेस या दादी का लाडला, दोनों ही गए गुजरे एकदम। वो जब पापा की प्रिंसेस रहेंगी तो फिर वो खुले दिमाग की, खुले विचार की, बड़े अच्छे-अच्छे विचार के फिर वो बड़े होंगे, और मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। और अगर किसी संघी के यहाँ हो गए तो और भी, हमारे भागवत साहब तो खुद ही बोले हैं ना कि संघ सबसे प्रमुख है। इस प्रकार अंतरजातीय, अंतरवर्णीय विवाह, अब अंतरजातीय मीन्स अक्रॉस द रिलीजन ऑल्सो ना, अक्रॉस द रिलीजन ऑल्सो, तो वो उनको बड़ा अच्छा लगता है। संघ विस्तार में तो जब गौ-मांस खाना हलाल है, तो फिर बाकी तो बातें ही खत्म हो गई ना। और जो विस्तार होना चाहिए। ये चीज स्वामी करपात्री जी अपनी 66 की पुस्तक में लिख रहे हैं, संघ के जब वो विचार विचार नवनीत के विरोध में, कि आप ऐसा लिखते हो, उसमें भी लिख रहे हैं। मतलब उस समय गोलवलकर के समय में भी ये गौ मांस के पक्ष में बोलने लगे थे। ये हमारे ही कान में सीसा पड़ा था कि हम सुन नहीं पाए। हम लोग वास्तव में ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने सोचा मास्टर स्ट्रोक खेलना, बट एक्चुअली मास्टर स्ट्रोक हम लोगों के साथ हो गया है, हिंदुओं के साथ। तो ये तो बच्चे जब इस तरह से पैदा होंगे तो वैचारिक रूप से भी अपरिपक्व, शारीरिक रूप से शिथिल, और फिर वही एक साइकिल चलती रहेगी, तो होगा ही नहीं। संख्या ही नहीं है, समाज कहाँ से रहेगा? समाज के उत्कर्ष के लिए संख्या तो चाहिए। हम दूसरों को क्यों देखें, हम अपना देख लें, वही बड़ी बात। चलिए, तब आशा करते हैं कि आपकी बात सुनकर हिंदू समाज का युवा कुछ जागेगा और अपने विवाह की ओर ध्यान देगा। और जो प्रमुख संस्कार है, और जो सृष्टि जब चली थी, ब्रह्मा जी ने सनत कुमार जैसे, आजकल वो तो सनत कुमार थे, बेचारे भक्त थे, 5 वर्ष की आयु में स्थिर रह गए। आज तो ये 30 वर्ष की आयु में स्थिर रह जाना चाहते हैं। चाहिए सब कुछ। देखिए, दूसरों को दोष देना, दूसरों पे हंसना, वो अब्दुल पंचर वाला लोफर इस तरह से बोल देंगे, अरे इनको तो ऐसे ही सिखाएं। एक्चुअली देखिए, फिजिकल रूप में हिंदू युवा जो है आज की स्थिति में, ही इज नो गुड एट ऑल। आप दूसरों को गाली दो, लेकिन आप सब चीज वो चाहते हो, सब चीज चाहते हैं, सब चीज कर रहे हैं। मेरे विचार से वो अब्दुल पंचर वाला ज्यादा डेडिकेटेड है, क्योंकि उसने अपनी सृष्टि पे भी ध्यान दिया है, और वो एक प्रकार की तपस्या है। वो 10,000 रुपए की कमाई में भी बच्चा पैदा करके, क्यों, और बोलता है अल्लाह की देन है, तो उसको क्यों आप क्रिटिसाइज कर रहे हो? आप अपना तो देख। सनत कुमार जी तो भक्ति में बच्चा नहीं पैदा किए, आप लोफरी में और मटीरियलिस्ट में और ग्रीड में बच्चा पैदा नहीं कर रहे हो, चरित्रहीनता में बच्चा पैदा नहीं कर रहे हो, और फिर आप बोलोगे वैसा। तब लोगों का तो कहना होता है आजकल युवा जनरेशन के फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तो वो बच्चे कैसे पैदा कर लें? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों का अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है नहीं, पता नहीं, लेकिन फिर बच्चों की भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद बच्चे पैदा होंगे। तो वही तो बोल रहे हैं, देखिए 14 आप एंजॉयमेंट कर रहे हैं, फिर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी 14 साल में क्यों नहीं शुरू कर देते हैं अपनी? आप उस अब्दुल पंचर वाले को क्रिटिसाइज करते हो, आपने 10 साल क्या किया? जो ये सो कॉल्ड सुशीला जी पढ़ेंगे तो यम में बीए, और करना तुम्हें वही है, स्विगी का करना है, तो 14 साल भी स्विगी का काम शुरू कर लो ना, या टाइपिस्ट का काम शुरू कर लो। देखिए, काम तो किसी के पास नहीं है। वो जो अब्दुल पंचर वाला है, कम से कम स्वतः स्फूर्त है, अपने पाँव पे खड़ा है, फल वो बेचता है तो 1,000 रुपए हर दिन का कमा रहा है, तो 30,000 रुपए कमा रहा है ना, कटवट दे के।
पुलिस को, प्रशासन को घूस दे के भी कम से कम 1000 1500 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। आप तो स्विगी में कमा रहे हो 15,000 रुपए या 12,000 रुपए, वो भी 25-30 साल पे टिकटॉकिया बन के घूमेंगे। और तो ये चीज तो समय पे आप कर लो। आप जो वो 14 साल 10 साल बर्बाद करते हो जीवन का एकदम समय पे, वो चीज अगर हम इस तरह मोड़ देते तो ठीक रहता। वो उस पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं। 10-11 साल क्लास 10 क्लास 12 के बीच बाद की पढ़ाई जो फालतू की होती है 7-8-10 साल, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी या इत्यादि में ये सब चीजें देखनी चाहिए। दे शुड एक्चुअली एनकरेज अर्ली एम्प्लॉयमेंट, चाहे स्विगी में करो,